गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हम नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। सेल और बैटरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। प्यारे बच्चों, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बैटरी या सेल, जैसे रिमोट का सेल हम यूज करते हैं, वॉच जो होती है उनमें जो बटन सेल होता है वो हम यूज करते हैं, इन्वर्टर पे बैटरी जो लगी होती है उसका हम यूज कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें कौन सी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है हमें वो आज स्टडी करनी है। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, इनके कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। देखो ध्यान से बच्चों, हमें आज पढ़ना है सेल, ये बैटरीज के बारे में। और बच्चों, हम जो सेल और बैटरीज पढ़ेंगे ना वो मेनली 3 टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम उनमें से 2 को ही पढ़ेंगे। एक है बच्चों प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। दूसरा है सेकेंडरी सेल और तीसरा है फ्यूल सेल। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फ्यूल सेल के बारे में। बच्चों, हम जो अपने चारों तरफ देखते हैं, ये सेल देखते हैं या बैटरी देखते हैं, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, जिनको दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। जैसे रिमोट का सेल है, एक बार अगर डेड हो गया तो हमें फेंकना ही पड़ता है, नया लेके आना पड़ेगा। लेकिन इन्वर्टर की जो बैटरी है, अगर एक बार डेड हो जाती है तो हम दोबारा से उसको चार्ज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास 2 तरह के सेल है। एक वो सेल जो रिचार्जेबल है, एक वो जो रिचार्जेबल नहीं है या नॉन रिचार्जेबल है। प्राइमरी सेल जो होते हैं, प्राइमरी सेल जो होते हैं वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, नॉन रिचार्जेबल, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सेल जो होते हैं, सेकेंडरी सेल जो होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं। सही बात है, पहला अंतर तो ये हो गया। आज हमें इन्हीं 2 के बारे में पढ़ना है, फ्यूल सेल के बारे में आज नहीं पढ़ना है, ठीक है। केवल वो टाइप में मैंने लिख दिया है। अच्छा बच्चों, वास्तव में कौन सा सेल रिचार्जेबल होगा, कौन सा नॉन रिचार्जेबल होगा, कैसे पता करेंगे हम। बच्चों, हम एक बात जानते हैं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। अगर प्रोडक्ट भी वापिस से रिएक्टेंट में बदल जाए तो हम उस रिएक्शन को नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर रिएक्शन केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाती है, केवल प्रोडक्ट, तो हम उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। पढ़ा था हमने पहले कभी। अच्छा, सेल रिएक्शन जब होती है, सेल जब काम करता है तो केमिकल एनर्जी बदलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापिस से केमिकल एनर्जी में बदल जाए तो बच्चों मैं ये कहूंगा कि वो सेल रिचार्जेबल है, क्योंकि उसकी रिएक्शन उल्टी हो गई। एक बार केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, फिर वापिस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन गई। वापिस से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनी है वो हमने चार्ज किया है। जब लाइट आई तो हमने बैटरी को चार्ज करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस सेल की रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल जाएगा, तो हम उस सेल को बोलेंगे रिचार्जेबल। और जिसकी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी या इरिवर्सिबल होगा वो होगा नॉन रिचार्जेबल। तो बच्चों, प्राइमरी सेल नॉन रिचार्जेबल होता है, इसका मतलब इसकी सेल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है। और ये रिचार्जेबल होता है, इसका मतलब सेल रिएक्शन इज रिवर्सिबल, सेल रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है बच्चों। अच्छा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के टाइप पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से होते हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। बच्चों, यहां हम 2 सेल पढ़ेंगे, एक ड्राई सेल पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे मरकरी सेल। ड्राई सेल मेनली रिमोट में यूज होता है, रिमोट के अंदर जो सेल लगा होता है ना वो ड्राई सेल है। मरकरी सेल मेनली वॉच में यूज होता है, ठीक है। वॉच में जो बटन सेल होता है ना, जो छोटा सा बटन टाइप का सेल होता है वो मरकरी सेल होता है। अच्छा बच्चों, सेकेंडरी सेल में हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। और
हम यहां पढ़ेंगे एक और सेल, निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल। बच्चों आज हमें इन सेल के बारे में स्टडी करना है, इन सेल के बारे में पढ़ना है। वन बाय वन सबकी स्टडी करेंगे। ये तो एक बेसिक सा था कि आज हमें पढ़ना क्या है। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है आज का हमारा वो है प्राइमरी सेल। और प्राइमरी सेल में भी सबसे पहला ड्राई सेल। हमें ड्राई सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब सुनो जरा ध्यान से, तुम ड्राई सेल को कैसे बनाते हैं हम, कैसे डिजाइन होता है। ड्राई सेल में एक जिंक का कंटेनर होता है, ठीक है। जिंक का कंटेनर होता है, ये जिंक का कंटेनर है, जिंक का बना हुआ है ये, ठीक है बच्चों। कभी भी तुम ये रिमोट वाला सेल ऊपर जो कवर लगा होता है उसको हटा के देखना, जिंक का कंटेनर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। यहां बीच में एक ग्रेफाइट की रोड होती है, ठीक है। ये एक ग्रेफाइट की रोड है। ये तो हमने ओपन करके देखा भी होगा कभी सेल को। ग्रेफाइट की रोड है। उस ग्रेफाइट की रोड के ऊपर मेटल कैप लगी होती है, यहां पे एक कैप लगी होती है, ठीक है। ये किसकी रोड है, ग्रेफाइट की रोड है, ग्रेफाइट रोड, ठीक है बच्चों। ग्रेफाइट रोड के चारों तरफ यहां पे होता है बच्चों MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पाउडर, ठीक है। और ये जो जगह बच गई यहां पे, ये जो जगह बच गई है ये वाली, इसमें भरा होता है बच्चों अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड पेस्ट की फॉर्म में। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है यहां क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और जिंक क्लोराइड ZnCl2 का पेस्ट, ठीक है। और बच्चों ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये तो एक साल्ट है, आयन की फॉर्म में होता है NH4 और पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सही बात है। अच्छा यहां मैं कुछ बातें लिखता हूं ड्राई सेल के बारे में। ये जो ड्राई सेल है ना, एक नाम से और जाना जाता है, ड्राई सेल इज ऑल्सो known as लेक-लेनके सेल। लेक-लेनके सेल के नाम से भी जाना जाता है, साइंटिस्ट का नाम है ये, ठीक है। अच्छा अगर मैं ड्राई सेल की बात करूं तो इन ड्राई सेल जिंक कंटेनर, ये जो जिंक का कंटेनर है ना, जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड, ठीक है। एंड ग्रेफाइट रोड एक्ट एज कैथोड। जो ग्रेफाइट की रोड है वो कैथोड की तरह एक्ट करती है, ग्रेफाइट रोड एक्ट एज कैथोड, सही बात है यहां तक की। अच्छा अब हम बात करते हैं इसका यूज कहां पे करते हैं। ड्राई सेल यूज किया जाता है, ड्राई सेल यूज्ड इन फ्लैशलाइट, जो फ्लैशलाइट होती है उसमें यूज किया जाता है, रिमोट सेल के रूप में यूज किया जाता है, रिमोट में यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ट्रांजिस्टर के अंदर भी यूज किया जाता है, जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना उनमें भी ड्राई सेल का ही यूज करते हैं। अब बच्चों हमारे सामने इसकी जो मेन बात है वो है इसकी केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन यहां चल रही होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। यहां पे एनोड पे कौन है, जिंक का कंटेनर एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो एनोड पे तो क्या होता है बच्चों, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। बच्चों एनोड के ऊपर जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव के अंदर बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, सही बात है। यहां
अगर मैं बात करता हूं यहां एनोड की, तो एनोड पे जिंक है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना आयन बना देगा, Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब बात करते हैं कैथोड की। बच्चों कैथोड पे ग्रेफाइट की रोड है, ठीक है। ये जो आयन है हमारा NH4 पॉजिटिव, ये कैथोड की तरफ बढ़ता है और क्या करेगा, NH4 पॉजिटिव आयन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कैथोड पे क्या होना है हम जानते हैं, कैथोड पे होगा रिडक्शन, यहां मैं लिख देता हूं, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किसका होगा बच्चों, ये जो NH4 पॉजिटिव आयन है इसका रिडक्शन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, बच्चों अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये यही बनाएगा ना NH4। भाई एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसने क्या बना दिया NH4। लेकिन बच्चों NH4 तो होता ही नहीं है, NH4 दुनिया में नहीं होता। तो ये जो NH4 बना ये अनस्टेबल है, ये टूट जाएगा दो हिस्से में, एक तो NH3 और दूसरा हिस्सा H। लेकिन H भी अकेला नहीं होता, वो H2 की फॉर्म में होता है, तो मैं लिख दूंगा हाफ H2। सही बात है। ये फ्रैक्शन में आया, फ्रैक्शन में अगर हम नहीं लिखना चाहते तो हम 2 NH4 बनाएंगे, 2 NH4 बनाएंगे तो 2 NH3 बनेगा और एक H2 बन जाएगा पूरा पूरा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि भाई मुझे 2 NH4 पॉजिटिव लेने हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ओवरऑल क्या बना देंगे, 2 NH3 और प्लस में हाइड्रोजन बाहर जाएगी। सही बात है बच्चों। ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है ना, यहां पे जो हाइड्रोजन गैस बनी, वो हाइड्रोजन गैस इमीडिएटली कंबाइंड हो जाती है MnO2 के साथ। किसके साथ कंबाइंड हो जाती है, MnO2 के साथ। अब हम जानते हैं अगर हम किसी में भी हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन बोला जाता है रिडक्शन। इसका मतलब ये हाइड्रोजन इस मैग्नीज का रिडक्शन कर देगी। बच्चों यहां मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, निकाल लेंगे वो, x मान लेंगे, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन की -2, 2 ऑक्सीजन की -4 हो जाएगी, तो x की वैल्यू +4 आ गई। जब हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगी तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो बच्चों ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर लेगा। मैग्नीज अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +4 से +3 कर लेगा, ये +3 में कंपाउंड बना दिया। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। अब रिडक्शन हो गया बच्चों, और क्या बनेगा यहां पे, मैग्नीज 2 है, मैग्नीज 1 है, सबसे पहले तो मैग्नीज को बराबर किया, 2 मैग्नीज हो गया। यहां 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, यहां 3 ऑक्सीजन है, तो बच्चों एक H2O भी बनेगा। सही बात है यहां तक। अब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं कैथोड की। कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई बताना जरा, मुझे कैथोड की रिएक्शन ओवरऑल क्या आई। इन दोनों को जोड़ देता हूं, जोड़ूंगा तो देखो ये हाइड्रोजन कैंसिल हो गई। ठीक है बच्चों, बताना जरा मुझे क्या आई ओवरऑल रिएक्शन, 2 NH4 पॉजिटिव, 2 MnO2 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 2 NH3 और प्लस में Mn2O3 और प्लस में H2O। बच्चों ये हमारी कैथोड की रिएक्शन आ गई। पूरे सेल की रिएक्शन अगर मुझे निकालनी है तो पूरे सेल की रिएक्शन के लिए एनोड और कैथोड की रिएक्शन को ऐड कर देना है। बच्चों अगर मैं सेल रिएक्शन की बात करता हूं, ओवरऑल सेल रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन को जोड़ देना है। अब मुझे ये बताओ एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड पे तो जिंक केबल बदल रहा है Zn2 पॉजिटिव और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। सही बात है। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड की अगर मैं बात करता हूं तो कैथोड की रिएक्शन अभी अभी मैंने लिखी क्या, 2 NH4 पॉजिटिव प्लस 2 MnO2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 2 NH3 Mn2O3 और प्लस में H2O। सही बात है। ये हमारे पास कैथोड की रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन के लिए दोनों को ऐड कर दो बच्चों, ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बना Zn प्लस 2 NH4 पॉजिटिव और ये 2 MnO2 और कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव और प्लस में 2 NH3 और प्लस में Mn2O3 और प्लस में क्या H2O। बच्चों ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारी सेल रिएक्शन आ गई ड्राई सेल की। ड्राई सेल में ये रिएक्शन चल रही होती है बच्चों। वैसे तो देखो रिमोट का जो खटका दबाना बड़ा आसान सा काम है, लेकिन देखो कितनी शानदार केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। जब हम रिमोट को यूज करते हैं तो वहां जो सेल है,
रिमोट के अंदर जो ड्राई सेल लगा हुआ है उसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। अब यहां बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, यहां मैं कुछ नोट बनवाऊंगा और अपने आप में सारे लाजवाब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहली बात यहां बड़े काम की जो बात है वो देखो, एक बात देखो तुम यहां पे, जब हम ड्राई सेल को यूज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड दो आयन है, बस यही दो आयन है, ये आयन की फॉर्म में नहीं, ये आयन की फॉर्म में नहीं, केवल ये आयन की फॉर्म में है। और इधर अगर मैं बात करूं तो इधर केवल एक आयन है, यानी कि ड्राई सेल की रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होते हैं, दो आयन से एक आयन बन रहे हैं। और हम जानते हैं जो पोटेंशियल होता है ना कहीं आयन के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयन होते हैं उतनी ज्यादा पोटेंशियल होती है। इसका मतलब जब मैं ड्राई सेल को यूज करूंगा तो नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल भी डिक्रीज होगी। बच्चों ड्राई सेल के बारे में खास बात पता है क्या है? ड्राई सेल अपनी लाइफ टाइम के दौरान कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई नहीं करता, जैसे जैसे हम उसको यूज करते हैं ना उसकी पोटेंशियल कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। अच्छा देखो ध्यान से, वो उसकी वजह है कहीं ना कहीं ये आयन जो डिक्रीज हो रहे हैं ना ये, तो मैं यहां लिखता हूं ड्यूरिंग सेल रिएक्शन नंबर ऑफ आयन डिक्रीज, number of ion decrease, so dry cell does not give a constant voltage during its lifetime, अपनी लाइफ टाइम के दौरान ये एक कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई नहीं करता, ये एक रेंज में वोल्टेज सप्लाई करता है। और बच्चों वो जो रेंज होती है ना जिसमें ये वोल्टेज सप्लाई करता है वो 1.2 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट होता है। कुछ किताबों में 1.25 भी लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1.2 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट की पोटेंशियल ये देता है, यानी कि जब मैंने शुरुआत में ड्राई सेल को रिमोट के अंदर डाला तो उसने 1.5 वोल्टेज दिया, ठीक है, पोटेंशियल 1.5 वोल्ट का दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं उसको यूज करता गया नंबर ऑफ आयन कम होने लगे, नंबर ऑफ आयन अगर कम होने लगे तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगी और पोटेंशियल गिरते गिरते यहां पे आ जाएगी 1.2 वोल्ट तक, ठीक है, यहां तक की बात। अब सुनो आगे की बात बच्चों क्या है। नेक्स्ट बच्चों जब ड्राई सेल की रिएक्शन हो रही है तो तुमने देखा यहां एक गैस बन रही है, ये गैस बन रही है, ठीक है। और ये जो गैस बन रही है अगर ड्राई सेल को मैं यूज कर रहा हूं तो लगातार इस गैस का अमाउंट बढ़ेगा, मतलब कि सेल के अंदर एक गैस बन रही है और गैस तो बाहर निकलना चाहेगी, और अगर बाहर निकलना चाहेगी तो सेल को ब्रस्ट कर देगी, सेल फट जाएगा। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता, फिर हम इसको रोकते कैसे हैं, सेल को ब्रस्ट होने से बचाते कैसे हैं? क्योंकि बच्चों अगर गैस बन रही है सेल के अंदर तो सेल 100% ब्रस्ट होगा, लेकिन हमारा ड्राई सेल तो ब्रस्ट नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है? तो बच्चों तुमने देखा कि हमने सेल के अंदर एक और सोल्ट यूज किया था ZnCl2, अभी तक उसका कोई काम नहीं हुआ, कोई यूज नहीं हुआ। इसका यूज क्या होता है, ये ZnCl2 यहां जो गैस बन रही होती ना, जितनी भी गैस बनेगी उस गैस के साथ जुड़ के एक कंप्लेक्स बना देता है और वो कंप्लेक्स सॉलिड बनता है। इसका मतलब अब वहां कोई गैस बचेगी ही नहीं, और अगर गैस नहीं बचेगी तो सेल ब्रस्ट नहीं होगा। बच्चों अगर मैं ZnCl2 का यूज नहीं करता ना तो सेल ब्रस्ट हो जाता। ZnCl2 बचाता है सेल को ब्रस्ट होने से, क्योंकि वो अमोनिया, जो ये अमोनिया बनी है यहां, उसके साथ जुड़ के एक कंप्लेक्स बना देता है। यहां मैं लिख देता हूं रोल ऑफ ZnCl2। ZnCl2 का क्या रोल है इस सेल में, ठीक है। तो मैं लिखता हूं ZnCl2 कंबाइंड विद अमोनिया गैस NH3 के साथ, ठीक है, एंड फॉर्म ए कंप्लेक्स, एक कंप्लेक्स बना देता है। ZnCl2 ये जो दो NH3 यहां बने हैं इनके साथ जुड़ के एक कंप्लेक्स बना देता है ZnCl2NH3 ट्वाइस। अगर मैं ZnCl2 को यूज ना करता, इफ ZnCl2 डज नॉट यूज, ठीक है, इन ड्राई सेल,
then NH3 evolve as gas, and cell will burst, सेल फट जाता अगर मैं ZnCl2 का यूज नहीं करता तो। ठीक है, ये भी बड़े काम की बात है। तो ZnCl2 कहीं ना कहीं ये जितनी भी अमोनिया यहां बनेगी उसके साथ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं फायदे का काम कर रहा है हमारे लिए। अगली बात बच्चों क्या है कि ड्राई सेल में एक और खास बात होती है, अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं ना तो भी वो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, चाहे हम उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, ये वाला जो सोल्ट है, अमोनियम क्लोराइड जो सोल्ट है, जिंक के कंटेनर का कोरोजन कर देता है। यानी कि अगर हम यूज नहीं भी कर रहे हैं ना तो कोरोजन का प्रोसेस तो चल रहा है। मैं यहां लिख देता हूं कि ड्राई सेल की बहुत ज्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होती, बहुत ज्यादा लंबी लाइफ नहीं होती, चाहे हम उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह है कोरोजन हो जाता है जिंक कंटेनर का अमोनियम क्लोराइड से। तो मैं यहां लिखता हूं ड्राई सेल, ये भी बड़े काम की बात है, ड्राई सेल डज नॉट हैव a long life. This is due to corrosion of zinc container, by NH4Cl। सही बात है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारे पास ड्राई सेल। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ड्राई सेल डायरेक्टली पूछ सकता है कि उसकी सेल रिएक्शन बताओ, या ये पूछ सकता है ZnCl2 का क्या रोल है ड्राई सेल में, या ये पूछ सकता है वो कांस्टेंट वोल्टेज क्यों नहीं देता, कांस्टेंट वोल्टेज क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये भी पूछ सकता है तुम्हारे पास कि ड्राई सेल को जब हम यूज नहीं करते हैं तब भी वो कुछ समय बाद डेड हो जाता है, या ड्राई सेल की लॉन्ग लाइफ क्यों नहीं होती। तो सभी क्वेश्चनों का जवाब है इसके अंदर बच्चों। ठीक है, यहां तक ड्राई सेल हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मरकरी सेल। मरकरी सेल, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मरकरी सेल। अब मरकरी सेल जो होता है बच्चों, मेनली बटन सेल होता है, वॉच के अंदर यूज होता है, जो वॉच होती है ना उसके अंदर यूज होता है। मैं लिख देता हूं इसके बारे में, मरकरी सेल used in watch and hearing aids, इसमें भी यूज होता है ये। ठीक है बच्चों, कैसे बनाया जाता है तो मैं लिख देता हूं, मरकरी सेल कंसिस्ट from zinc amalgam। जिंक एमलगम, जिंक एमलगम एक अलॉय होती है बच्चों जो मरकरी और जिंक का यूज करके बनाई जाती है। जिंक एमलगम कंटेनर एक्ट एज कैथोड, सॉरी एनोड, एंड ग्रेफाइट और कार्बन ग्रिड एक्ट एज कैथोड। ठीक है, अच्छा मैं यहां बना देता हूं, एक समझने के लिए बना रहा हूं हाइपोथेटिकल सा। मरकरी सेल कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये जिंक एमलगम का कंटेनर हो गया ZnHg। ठीक है बच्चों, यहां कार्बन की एक ग्रिड होती है,
कार्बन ग्रिड हो गई, ग्रेफाइट लिख देता हूं मैं, यहां ग्रेफाइट ही है हमारे पास। और बच्चों ये जो साइड की जगह है, यहां एक इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर भर देते हैं, किस किस का, मरकरी के ऑक्साइड का और KOH का। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर देते हैं। KOH एक्वस लेते हैं तो ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देता है, ठीक है। अच्छा, यहां मैं ये बात भी लिख देता हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ HgO and KOH filled in between एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच में ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फिल्ड कर देते हैं। बच्चों अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले एनोड की रिएक्शन। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? एनोड पे कौन है? जिंक है। तो जिंक ने क्या किया? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्योंकि एनोड पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बन गया? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये जो जिंक का कंटेनर था, जैसे ही जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ Zn2 पॉजिटिव बना, Zn2 पॉजिटिव अंदर आ गया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि आयन जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल होता है। अब देखो ध्यान से, जो Zn2 पॉजिटिव बना है, जो Zn2 पॉजिटिव बना वो अंदर आया यहां सॉल्यूशन के अंदर। अंदर उसको क्या मिलेगा? HgO और KOH, और हम जानते हैं KOH K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है कि नहीं है? तो अंदर Zn2 पॉजिटिव किसको लेगा बच्चों? OH नेगेटिव को लेगा, और OH नेगेटिव को लेके वो बनाएगा क्या? वो बनाएगा ZnOH ट्वाइस, ठीक है। जिंक अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा, 2 OH नेगेटिव को लेके ZnOH ट्वाइस बना दिया। लेकिन बच्चों ये जो ZnOH ट्वाइस होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक तो ZnO और दूसरा H2O। ZnOH ट्वाइस 2 हिस्सों में टूट जाता है, ZnO और H2O। तो मैं यहां लिख देता हूं, वास्तव में यहां बनेगा क्या? ZnO और प्लस में H2O। क्लियर है यहां तक की बात? अब मुझे एनोड की ओवरऑल रिएक्शन देखनी है, यानी कि रिएक्शन एट एनोड क्या हुई? रिएक्शन एट एनोड, ओवरऑल रिएक्शन। उसके लिए इन दोनों को जोड़ता हूं, Zn2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव कैंसिल, तो ओवरऑल एनोड की रिएक्शन आई Zn प्लस 2 OH नेगेटिव कन्वर्ट इनटू ZnO प्लस H2O और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास आ गई एनोड की रिएक्शन। अब मैं बात करता हूं कैथोड की रिएक्शन की। बच्चों अब मैं बात करता हूं कैथोड की रिएक्शन की, कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। देखो बच्चों, कैथोड की तरह काम कर रहा है ग्रेफाइट या कार्बन की जो मैंने ग्रिड ली हुई है वो, और वास्तव में वहां जाएगा कौन? HgO जाएगा। HgO का होना है रिडक्शन। कैथोड की बात करें तो कैथोड पे होना क्या है? रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होगा? ये जो हमारा HgO है इसका होगा। अब HgO में अगर मैं बात करूं तो मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और मरकरी +2 से 0 में जब आएगा तो Hg बनाएगा। मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी +2 है, अगर इसका रिडक्शन होगा तो +2 से कम में आएगा। कम का मतलब ये 0 में जाएगा, और 0 में अकेला मरकरी Hg। लेकिन उससे पहले यहां कुछ समझना है हमने। देखो बच्चों, जब एनोड की रिएक्शन हुई तो इसके अंदर जो OH नेगेटिव था वो OH नेगेटिव किस में बदल गया है? पानी के अंदर बदल गया है। इसका मतलब एनोड की रिएक्शन के बाद अंदर क्या बनने लगा है? H2O। जो H2O बनने लगा है वो H2O इसके साथ जुड़ता है, HgO मरकरी के ऑक्साइड के साथ। क्या होना है यहां? रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बदल जाएगा? Hg के अंदर बदल जाएगा। सही बात है, बदल गया। अब देखो बच क्या गया हमारे पास? एक ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन ये रहा, 2 तो ऑक्सीजन बच गए और 2 हाइड्रोजन बच गए। अब बच्चों मुझे ये बताओ, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन क्या बना सकते हैं? ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो मिलके यही बनाएंगे OH नेगेटिव,
ठीक है, तो यहां क्या बन गया, 2 OH नेगेटिव बन गया ओवरऑल हमारे पास। अब रिएक्शन बैलेंस है पूरी तरह से। अब बच्चों मुझे ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए मुझे एक काम करना है, एनोड और कैथोड को ऐड कर दूंगा। ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐड करूंगा तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए, अपोजिट साइड है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड 2 OH है, राइट हैंड साइड 2 OH है, तो ये भी कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, राइट हैंड साइड एक H2 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड एक H2 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, यहां से बचा जिंक, तो मैं लिखूंगा Zn प्लस इस वाली इक्वेशन से क्या बचा, HgO, इधर और क्या बचा, ZnO, और यहां क्या बचा, Hg। बच्चों ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई मरकरी सेल के लिए। अब मुझे बताओ यहां किसी तरह का कोई आयन है, किसी तरह का कोई आयन नहीं है। इसका मतलब ये सेल पूरी लाइफ टाइम के दौरान एक कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई करेगा, या मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग सेल रिएक्शन there is no ion, hence mercury cell give a constant voltage during its lifetime। ये अपनी पूरी लाइफ टाइम के दौरान एक कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये यहां तक की बात है हमारे पास। अभी हमने केवल प्राइमरी सेल पढ़ा है, ड्राई सेल, और दूसरा हमारे पास मरकरी सेल। अब हम सेकेंडरी सेल की बात करेंगे। सेकेंडरी सेल की रिएक्शन बहुत अच्छी होगी बच्चों। अब हम सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहां जो भी डाउट आता है ना बच्चों, तुमने कॉल करके मेरे से पूछना है, अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो। देखो बच्चों, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी सेल की। और सेकेंडरी सेल में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है लेड स्टोरेज बैटरी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। ठीक है, जो बैटरी होती है, अगर हम बात करें लेड स्टोरेज बैटरी की, तो ये सेकेंडरी सेल के अंदर आता है। बच्चों सेकेंडरी सेल के अंदर क्यों आता है, क्योंकि इसकी रिएक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि हम इसको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, इसीलिए सेकेंडरी सेल के अंदर आ रहा है। अब सबसे पहली बात तो इसको बनाया कैसे जाता है। तुमने देखा होगा बैटरी को, अगर नहीं भी देखा है ना तो देखना अभी तुम, उसमें ऊपर है ना 6 सेल होते हैं, 6 डब्बियां सी लगी होती है, जो कि 6 सेल्स होते हैं। हर सेल 2 वोल्ट का होता है। ओवरऑल वो बैटरी 12 वोल्ट की होती है, इन्वर्टर पे जो बैटरी लगी होती है। और बच्चों वो कुछ इस तरह की होती है, मैं बना देता हूं उसका स्ट्रक्चर। सिक्स सेल होते हैं वहां, एक सेल, 2 सेल और ये तीसरा सेल। ये 4th सेल, ये 5th है, और ये 6।
बच्चों ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया है ये प्लेट होती है लेड की, ठीक है। और ये जो रेड पेन से बनाया है ये लेड का ही ग्रिड होता है, लेकिन उसके अंदर भरा होता है लेड का ऑक्साइड PbO2, ठीक है। अच्छा, जो ये लेड की रोड है यानी कि ये हमारे पास एक ये और एक ये तीनों एनोड की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है? एनोड की तरह बिहेव करती है। अच्छा, ये जो बाकी की तीन बच गई रेड वाली, ये कैथोड की तरह बिहेव करती है, ठीक है बच्चों। ये जो खाली जगह है यहां सॉल्यूशन भरा होता है, हालांकि हम तो कहते हैं बैटरी के अंदर पानी डालते हैं, लेकिन वो जो पानी डालते हैं ना वो एसिडुलेटेड वाटर होता है, एसिडुलेटेड वाटर। बैटरी के अंदर एसिडुलेटेड पानी डलता है, यहां जो डलता है ना वो डलता है H2SO4 38% वेट बाय वॉल्यूम, ये डलता है H2SO4 38%। और यहां जो H2SO4 होता है उसकी अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। पानी जो इसके अंदर लेते हैं हम बैटरी के अंदर उसमें H2SO4 भी होता है 38%, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वन बाय वन हम एनोड और कैथोड की रिएक्शन पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डिस्चार्जिंग की रिएक्शन पढ़ेंगे कि जब हम बैटरी को यूज करेंगे तब वहां कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एनोड की रिएक्शन का, ठीक है। एनोड, अब बच्चों एनोड पे कौन है? लेड है, Pb है। अगर एनोड की बात करूं मैं तो Pb है, अब Pb का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो Pb का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा क्या? Pb2 पॉजिटिव और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। प्लस में क्या बन गया? 2 इलेक्ट्रॉन। अब सुनो आगे की बात, ये जो Pb थी, Pb की जो रोड थी, लेड का जो रोड था उससे बना Pb2 पॉजिटिव। अब Pb2 पॉजिटिव तो अंदर सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि आयन की सोल्यूबिलिटी तो सॉल्यूशन के अंदर होगी ज्यादा, तो वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। अब यहां ये जो मैंने सॉल्यूशन लिया हुआ है ये किसका लिया हुआ है? H2SO4 का। इसका मतलब यहां क्या क्या है हमारे पास? H पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव है, ठीक है बात। अब बच्चों ये जो Pb2 पॉजिटिव बना ना, ये Pb2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बना देगा? PbSO4 बना देगा। ये देखो यहां से जो लेड की रोड थी Pb जो था उससे बना Pb2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव जुड़ गया SO4 2 नेगेटिव के साथ सल्फेट आयन के साथ, और क्या बन गया? PbSO4 बन गया। अब बच्चों ओवरऑल एनोड की रिएक्शन लिखूं मैं, रिएक्शन एट एनोड। ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं एनोड की लिखूं तो क्या दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो ये कैंसिल हो गया तो Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव बना क्या? PbSO4 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास एनोड की रिएक्शन आ गई, सही बात है। अब मैं पढ़ता हूं कैथोड की रिएक्शन के बारे में। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? अब कैथोड की अगर मैं बात करता हूं तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, सीधी सी बात है। क्या होना है वहां पे? रिडक्शन। अब कैथोड पे है कौन? PbO2। कौन है बच्चों? PbO2 है। और हम जानते हैं जो Pb यहां है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। अगर इसका रिडक्शन होगा तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +4 से कम करेगा। अब ये +4 से कम कितनी कर सकता है? अब हमें पता है Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, +4 भी होती है। यहां कौन सी है? +4। रिडक्शन अगर होगा तो ये +4 से किस में चला जाएगा? +2 में चला जाएगा। अब अगर ये +4 से +2 में जा रहा है तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ये तो बदल गया Pb2 पॉजिटिव के अंदर, लेकिन यहां कहानी कुछ और भी है। क्या? अगर मैं बात करूं ये जो PbO2 की जो ये हमारे पास ग्रिड है, ये जो है ये यहां वाटर के कांटेक्ट में है, ये वाला जो एसिडुलेटेड वाटर है, और वहां H पॉजिटिव आयन हमें दिखाई दे रहा है। तो बच्चों क्या होता है यहां पे? PbO2 H पॉजिटिव
पॉजिटिव के साथ जुड़ के ऑक्सीडाइज होता है, सॉरी रिड्यूस होता है। यहां रिडक्शन हो रहा है ना, तो H पॉजिटिव के साथ जुड़ के रिड्यूस होता है। अब यहां ओवरऑल और क्या बन सकता है, Pb+4 से तो बन गया Pb2 पॉजिटिव, और क्या बन सकता है, 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है, H2O बन सकते हैं। कितने H2O बन सकते हैं, 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, लेकिन उसके लिए हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4। हाइड्रोजन कितने, 1 है, तो सबसे पहले तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 4 से। अब बच्चों यहां और क्या बन गया, यहां बन गया 2H2O। सही है यहां तक की बात, सब कुछ क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, इसका मतलब ये जो लेड ऑक्साइड था, ये जो लेड ऑक्साइड था उससे भी बना क्या, Pb2 पॉजिटिव, उससे भी Pb2 पॉजिटिव बना। जो Pb2 पॉजिटिव बना वो अंदर आया सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर उसको क्या मिला, सल्फेट मिला। तो मैं यहां ये कहूंगा ये जो Pb2 पॉजिटिव बना, ये अंदर जब सॉल्यूशन के अंदर आएगा तो इसको सल्फेट मिलेगा, तो ये क्या बना देगा, PbSO4। सही है यहां तक की बात। अब मैं क्या करता हूं, ओवरऑल रिएक्शन देखता हूं कैथोड की, ओवरऑल रिएक्शन एट कैथोड। क्या ही बच्चों, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कुछ कैंसिल हो रहा है, Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव कैंसिल हो गया। क्या रिएक्शन आई, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू किसमें भी, PbSO4 और प्लस में 2H2O। सही बात है, ये हमारी कैथोड की रिएक्शन आ गई। ठीक है, अब अगर मैं डिस्चार्जिंग के दौरान ओवरऑल रिएक्शन देखना चाहता हूं कि डिस्चार्जिंग के दौरान ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, तो ये कैथोड की रिएक्शन, एनोड की भी इसके साथ ही लिख लेता हूं। एनोड की देखो ये रही, क्या, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू PbSO4 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन के लिए मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐड करूंगा तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। सही बात है बच्चों। बताओ बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा Pb, यहां से Pb, ऊपर से कौन है, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, और ये क्या है 4H पॉजिटिव, तो इसको लिख देता हूं 4H पॉजिटिव प्लस में 2SO4 2 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू PbSO4 PbSO4 2 PbSO4 और प्लस में 2H2O, ये बन गया। अब बच्चों ये जो 4H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है, ये कहीं ना कहीं 2H2SO4 ही है, चाहे तोड़ के देख लो आयन में यही बनेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो जो H2SO4 है, जो H2SO4 है वो खत्म होने लगता है और H2O बनने लगता है। यानी कि बैटरी को जब हम यूज कर रहे हैं ना, तो वास्तव में वहां क्या हो रहा है, वहां H2SO4 कम हो रहा है, H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है H2O के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये जो H2SO4 है इसकी डेंसिटी लगातार कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। और बच्चों जब ये डेंसिटी 1.20 पे पहुंच जाएगी, बैटरी को हमें चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। यहां मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग H2SO4 is consumed, H2SO4 is consumed, and when the density of H2SO4 become 1.20 gram per centimeter cube, it needs to recharge। हमें जरूरत होगी उस टाइम पे रिचार्ज करने की, वरना काम ही नहीं करेगी बैटरी, डेड हो गई है वो। तो बच्चों ये वाली केमिकल रिएक्शन हो रही है डिस्चार्जिंग के दौरान। अब मैं रिचार्जिंग की रिएक्शन पढ़ूंगा। बच्चों ये जब रिएक्शन हो रही है ना, जब अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ी, ये रिएक्शन जब हो रही है तो क्या हुआ है वास्तव में, वहां पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी के अंदर रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, जिससे फैन चला या कुछ भी चल गया। लेकिन जब बैटरी डेड हो गई है,
हमें रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पे क्या होगा, हम किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी में। और जब कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब जब रिचार्जिंग होगी तो ये जो हमारी बैटरी है ना, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगी। बच्चों अब मैं एक और बात लिखूंगा यहां, रिचार्जिंग की इक्वेशन, ठीक है। और रिचार्जिंग पे क्या होगा, कहीं ना कहीं अपोजिट रिएक्शन होने लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होने लगेगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, रिचार्जिंग के दौरान क्या होगा, रिचार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं लिखता हूं ड्यूरिंग रिचार्जिंग, ड्यूरिंग रिचार्जिंग, ठीक है, सेल विल बिहेव एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैं सेल भी कह सकता हूं या बैटरी भी बोल सकता हूं, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब एनोड पे क्या होगा, देखो एनोड पे अभी भी ऑक्सीडेशन होगा लेकिन रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अभी देखो यहां ध्यान से समझो तुम, ये हमारी रिएक्शन एनोड की थी, अगर मैं इसको उल्टा करके लिखता हूं, उल्टा करके लिखूंगा तो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है लेकिन एनोड पे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अब मैं कैथोड वाली रिएक्शन देखता हूं, कैथोड पे देखो क्या हो रहा है, उल्टी करके देख रहा हूं मैं, PbSO4 प्लस 2H2O बदलेगा PbO2 SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाली रिएक्शन होगी अब एनोड पे। जो कैथोड वाली रिएक्शन है ना, उसको अपोजिट करके लिखेंगे ना जब हम, तो वो वाली रिएक्शन रिचार्जिंग के दौरान एनोड पे होगी। मैं लिखता हूं यहां देखो, क्या एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, PbSO4 प्लस 2H2O कन्वर्ट इनटू क्या भी, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये वाली रिएक्शन होगी एनोड के ऊपर। अब बात करते हैं कैथोड की, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे होगा बच्चों रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। और देखो एनोड वाली रिएक्शन को उल्टा करके लिख देना, उल्टा करके लिख दूंगा तो देखो क्या, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव। बच्चों अब क्या होगा, देखो ओवरऑल यहां 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है। क्या बना हमारे पास, PbSO4 2 PbSO4 प्लस में 2H2O कन्वर्ट इनटू Pb प्लस PbO2 और प्लस में 4H पॉजिटिव और प्लस में 2SO4 2 नेगेटिव, एक SO4 2 SO4 2 SO4 2 नेगेटिव हो गया। देखो इस रिएक्शन का जस्ट उल्टा है ये, इसमें PbSO4 बन रहा है और उसमें यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। इसमें कंज्यूम कौन हो रहे थे, Pb PbO2 4H पॉजिटिव और 2SO4 2 नेगेटिव, इसमें ये बन रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो 4H पॉजिटिव 2SO4 2 नेगेटिव है ना, ये 2H2SO4 है। इसका मतलब जब रिचार्जिंग होगी ना तो H2SO4 बनने लगेगा, और H2SO4 अगर बनने लगेगा तो इसकी डेंसिटी बढ़ने लगेगी, और जैसे ही डेंसिटी 1.30 पे पहुंचेगी बैटरी फुल चार्ज हो गई। अब देखो ये सर्कल चलता रहता है। जैसे ही डिस्चार्जिंग, जब डिस्चार्जिंग होगी तो H2SO4 की डेंसिटी कम हो जाएगी, रिचार्जिंग होगी तो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होने लगी, दोनों डायरेक्शन में रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों होने लगी। बच्चों बड़े काम का है लेड स्टोरेज बैटरी, इसकी रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों केमिकल इक्वेशन हमने अच्छे से करनी है। और दूसरी बात, एक सेल और बच गया हमारा, निकल कैडमियम सेल, सेकेंडरी सेल के अंदर ही है, लेकिन लेक्चर काफी बड़ा हो गया इसलिए नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।